हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का स्टोरी सुनने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर मेरा कोई भी स्टोरी आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी। तब तक के लिए बाय बाय। एक 6 साल का मासूम बच्चा जो देखने में काफी सुंदर था, हिमाचल के जंगलों में किसी से बचकर भाग रहा था। उसके कपड़े काफी गंदे थे, पर उसकी आंखों को देखकर यह बताया जा सकता था कि वह कोई साधारण बच्चा नहीं था। वहीं से थोड़ी दूर पर कुछ काले कपड़े पहने लोग किसी को ढूंढ रहे थे। उनमें से एक ने कहा, पता नहीं वह बच्चा कहाँ चला गया। तभी उसके दूसरे साथी ने कहा, हमें पहले ही उसे बच्चों को मार देना चाहिए था। तभी एक और ने कहा, क्या तुम नहीं जानते वह कौन है। तभी जैसे ही उन लोगों ने उस बच्चे की आइडेंटिटी के बारे में सोचा तो उन सभी के माथे से पसीना टपकने लगा। यह सब सुनकर उसके लीडर ने सभी को डांटते हुए कहा, बकवास बंद करो और जल्दी से उस बच्चे को ढूंढो, नहीं तो बॉस का गुस्सा झेलना के लिए तैयार हो जाओ। बॉस का नाम सुनते ही वह लोग तुरंत अलग अलग होकर बच्चे को ढूंढने लगे। लगभग आधे घंटे तक उसे बच्चों को ढूंढने के बावजूद भी उसके ना मिलने पर वह सभी एक जगह इकट्ठा हो गए और आपस में बात करने लग गए। तभी किसी ने कहा, यहाँ तो सभी जगह उसे बच्चों को ढूंढ चुके हैं पर वह कहीं नहीं मिला, अब हमें क्या करना चाहिए। तभी उसके एक और साथी ने थोड़ा घबराते हुए कहा कि अब तो केवल एक ही जगह बची है, डार्क फॉरेस्ट। डार्क फॉरेस्ट का नाम सुनते ही सभी के शरीर में कंपकंपी दौड़ गई। इस बार तो लीडर के भी चेहरे के भाव बदल गए। तभी किसी ने घबराते हुए कहा, क्या हमें और लोगों का इंतजार करके डार्क फॉरेस्ट में जाकर उसे बच्चों को ढूंढना चाहिए। उसके जवाब में सब लोग शांति से एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। तभी लीडर थोड़ी देर सोचने के बाद दांत पीसते हुए बोला, और लोगों का इंतजार करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, और सभी के साथ डार्क फॉरेस्ट के बाहरी परत में प्रवेश करता है। नोट: डार्क फॉरेस्ट भारत के सबसे खतरनाक जगह में से एक, जहां काफी खतरनाक जंगली जानवर, जहरीले सांप और कुछ खतरनाक कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। और कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि वहां भूत प्रेत जैसे सुपरनेचुरल अस्तित्व भी मौजूद हैं, जो इस दुनिया की नजरों से छुपे हुए हैं। यहाँ तक कि फाइटर भी वहां जाने से पहले 10 बार सोचते हैं। वहीं दूसरी तरफ 6 साल का अमन खतरों से अनजान डार्क फॉरेस्ट में प्रवेश कर चुका था। भागते भागते अमन काफी थक गया था। उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, उसे भूख भी लग रही थी। रास्ते में एक जगह रुककर उसने पानी तो पी लिया था, पर पेट में खाना न होने की वजह से उसकी एनर्जी भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। वह मासूम बच्चा मन ही मन अपनी माँ को याद करते हुए कहता है, माँ कहाँ कहाँ हो तुम, देखो तुम्हारे अमन में 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। यही सब सोचते सोचते हो वही बेहोश होकर गिर जाता है। वहीं इसी समय शहर के एक अस्पताल में 27-28 साल की महिला, जो 21-22 साल से ज्यादा की नहीं लग रही थी, आईसीयू में लेटी हुई थी और बगल में वहीं पर डॉक्टर्स आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे। तभी उनमें से एक ने कहा, मिस मधु की जान तो बच गई है, पर इंटरनल ब्लीडिंग और हेड इंजरी की वजह से यह कोमा में चली गई है। तभी दूसरे ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, चलो कम से कम मिस मधु को कुछ हुआ नहीं। यह सुनकर सभी ने चैन की सांस लेते हुए हाँ में सर हिला दिया। दूसरी ओर को सभी काले कपड़े पहने हुए लोग जंगल में प्रवेश कर चुके थे। अंदर से तो लीडर भी काफी डरा हुआ था, पर उसने वह भाव अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। धीरे धीरे ग्रुप जंगल की ओर बढ़ता है। तभी उनमें से एक आदमी जोर से चिल्लाता है, उसकी आवाज सभी लोग अपने आप एक कदम पीछे हट जाते हैं। तभी लीडर पूछता है, क्या हुआ। तभी वह आदमी हाथ से एक और इशारा कर देता है। तभी सब देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे बिच्छुओं का झुंड है, जिनकी संख्या 500 के करीब है। जैसे ही लीडर ने इतने सारे बिच्छुओं को देखा तो वह सभी को तुरंत पीछे हटने के लिए कहता है। वैसे भी अगर लीडर पीछे हटने के लिए ना भी कहता तो भी वे लोग कोई बेवकूफ नहीं थे, जो इतने सारे बिच्छुओं के पास जाकर अपनी जिंदगी दांव पर लगाएंगे। सभी के पीछे आने के बाद लीडर थोड़ा सोचता है, फिर बोलता है, इस रास्ते से तो हम जा नहीं सकते, हमें वेस्ट की ओर से जाना होगा, क्योंकि नॉर्थ और साउथ की तरफ से नदी बहती है और इस समय नाव का इंतजाम करने में और समय चला जाएगा। जहां बिच्छू थे वह जगह ईस्ट थी। लीडर की बात मानकर सभी लोग वेस्ट की ओर चल देते हैं। अभी वह लोग थोड़ी दूर ही चलते हैं कि उन्हें एक भयानक दहाड़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर सबका कलेजा कांप उठता है। तभी मंगरू, उनका एक साथी, घबराते हुए कहता है, यह किस जानवर की दहाड़ है, इतनी दूर से भी मुझे डर का एहसास हो रहा है। तभी एक और साथी जेठा कहता है, मैं तो कहता हूँ कि हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, और वह बच्चा भी जंगल से वापस नहीं आ पाएगा, और हो सकता है कि वह पहले ही किसी जंगली जानवर का शिकार बन गया हो। उसकी बात सुनकर सभी लीडर की ओर देखते हैं। सभी की नजरें को अपने ऊपर देखकर लीडर मन ही मन सोचता है, क्या मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं इस जंगल के अंदर जाना चाहता हूँ। अगर बास का कठोर आदेश नहीं होता तो मैं इस जंगल के अंदर पाँव में नहीं रखता। तभी लीडर एक गहरी सांस लेकर कहता है, हम थोड़ी दूर
और इस जंगल के अंदर जाएंगे। अगर शाम तक वह बच्चा हमें नहीं मिलता है तो हम बॉस को बता देंगे कि वह बच्चा मर गया है। वैसे भी इस जंगल में फाइटर लेवल का इंसान भी मुश्किल से ही जीवित रह पाता है, तो वह तो केवल एक 6 साल का बच्चा है। धीरे धीरे वह सभी जंगल में गहराई की ओर चलने लगते हैं। क्योंकि वह सभी फाइटर लेवल पर थे, इसलिए छोटे मोटे जंगली जानवर से उन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन वह लोग जहरीले कीड़े मकोड़े के प्रति काफी सावधान थे। चलते चलते उन्हें 1 घंटा बीत गया। बीच बीच में उन्हें कुछ छोटे मोटे जंगली जानवर मिल जाते थे, लेकिन इंसानों को ग्रुप में देखकर हमला नहीं करते और वहां से भाग जाते थे। रास्ते में उन्होंने अपने एक साथी को भी खो दिया, जिसकी जहरीले सांप के काटने की वजह से मौत हो गई थी। अपने एक साथी को खोने के बाद उन्होंने सांप को तो मार दिया था, लेकिन वह लोग काफी ज्यादा गुस्से में थे। जगन की मौत उस बच्चे की वजह से हुई है, उसके एक साथी ने गुस्से में कहा। वह बच्चा हमारे नशे में होने का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला था, एक और साथी ने हाथ मसलते हुए कहा। लीडर भी इस समय काफी गुस्से में था। वह अपने साथियों को अपने भाई की तरह मानता था। हालांकि वह पहले से ही जानता था इस जंगल में प्रवेश करना काफी खतरनाक है, पर उसने नहीं सोचा था कि केवल 1 घंटे में ही उसके एक साथी की मौत हो जाएगी। अपने साथी को याद करते हुए लीडर ने मन ही मन तय कर लिया था कि अगर वह बच्चा उन्हें मिल गया तो वह उसे जान से मार देंगे। वहीं दूसरी ओर अस्पताल में डॉक्टर आईसीयू से बाहर निकलता है और अपने सामने खड़ी लड़की को देखकर अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहता है, हेलो मिस ज्योति, मैं चीफ डॉक्टर निरंजन। मिस ज्योति का पूरा नाम ज्योति शाह है। वह शाह कंपनी की सीईओ है, जिनकी उम्र अभी केवल 20 साल है। मिस ज्योति की हाइट 5 फुट 6 इंच, रंग गोरा, कमर पतली, लंबे पैर और होंठ के ऊपर बाएं एक छोटा सा तिल है, जो उनके चांद जैसे चेहरे को और खूबसूरत बनाता है। 20 साल की यह लड़की कोई कमीशन कली नहीं है, बल्कि समझदार, चालाक और बहुत ज्यादा एरोगेंट है। इतनी छोटी सी उम्र में पूरी कंपनी को अपनी मुट्ठी में रखने वाली यह लड़की कोई आम नहीं थी। डॉक्टर की आवाज सुनकर ज्योति अपने भावहीन चेहरे के साथ पीछे मुड़ती है और डॉक्टर को घूरते हुए उसके बोलने का इंतजार करती है। घूरे जाने पर डॉक्टर तुरंत ही सब कुछ बताने लगता है। वह जानता था कि वह इस लड़की को नाराज करना अफोर्ड नहीं कर सकता है। डॉक्टर मिस ज्योति को मधु की हेल्थ कंडीशन के बारे में बताने लगता है। उसकी पूरी बात सुनने के बाद ज्योति उसे वहां से जाने के लिए बोल देती है और डॉक्टर भी तुरंत यस मैम बोलकर वहां से चला जाता है। अभी ज्योति मन ही मन कुछ सोच रही थी, तभी उसका एक बॉडीगार्ड उसके पास आकर बताता है, मैम आपके फोन पर अभी में सहाना का कॉल आया था, वह एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है, मैंने उनके लिए गाड़ी भेज दी है। वैसे तो अहाना का नाम सुनकर ज्योति काफी खुश हो जाया करती थी, पर इस समय उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। तभी वह उसी बॉडीगार्ड से पूछती है, एक्सीडेंट के बारे में कुछ पता चला? वैसे मिस मधु तो काफी स्लो कार चलती है, बहुत कम ही ओवरटेक करती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा उनका एक्सीडेंट कैसे हो गया। सामने वाले व्हीकल के बारे में कुछ पता चला तुम्हें? बॉडीगार्ड, जिसका नाम राणा था, सर नीचे कर लेता है। ये देखकर ज्योति दांत पीसते हुए कहती है, शाह फैमिली की इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद तुम कुछ पता नहीं लगा पाए? तभी राणा जवाब देता है, मैम ऐसा नहीं है, शाह फैमिली की ताकत कमतर है या मैंने कोशिश नहीं की, पर जिस जगह यह घटना हुई है वह जगह काफी सुनसान है, वहां पर कोई सीसीटीवी भी नहीं है और वहां कोई आता जाता भी नहीं है, जिसकी वजह से जानकारी जुटाने में काफी समय लग रहा है और काफी समस्या भी हो रही है। और आपके कहने के अनुसार मैंने पुलिस कमिश्नर को बोल दिया है कि मुझे इस मामले में पुलिस का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। मैम हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है किसी ने इसे बहुत पहले से ही अच्छे से प्लान कर रखा था। राणा की पूरी बात सुनने के बाद ज्योति हाँ में सर हिला देती है। वहीं दूसरी ओर काले कपड़े पहने लोगों को जंगल में चलते चलते 3 घंटे बीत गए थे, जिसमें जंगली जानवर के हमले की वजह से उनका एक और साथी गंभीर रूप से घायल हो गया था, पर उसकी मौत नहीं हुई। 10 मिनट और चलने के बाद मंगरू चिल्लाते हुए कहता है, उधर देखो वहां कोई पड़ा हुआ है। उसकी बात सुनकर सब उधर देखने लगते हैं। तभी उन्हें एक छोटा बच्चा, जिसके सारे कपड़े मिट्टी में सने हुए थे, दिखाई देता है। जैसे ही लीडर उसे देखता है वह तुरंत पहचान जाता है और वह चिल्लाते हुए कहता है, अरे यह तो अमन है। धीरे धीरे सावधानी के साथ सभी वहां पर पहुंच जाते हैं। सभी के पहुंचने के बाद उन्हीं में से एक व्यक्ति, जो थोड़ा ज्यादा गुस्से में था, कहता है, हमें इसे तुरंत मार देना चाहिए। उसके गुस्से का कारण यह भी था कि जिसकी मौत हुई थी वह गुंडा उसका चचेरा भाई था। तभी उनमें से उनका एक और साथी कहता है, हाँ इसकी वजह से पहले ही हमें काफी नुकसान हो चुका है, हमें इसे मार देना चाहिए। उन दोनों की बात सुनकर सभी हाँ में सर हिला देते हैं। पहले तो वह सभी उससे बच्चे को नहीं मारना चाहते थे, क्योंकि वह सभी उसकी आइडेंटिटी से डर रहे थे, पर अब उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बहुत अधिक क्या हो जाएगा, उन्हें शहर छोड़कर जाना पड़ेगा, छुप कर रहना पड़ेगा, पर वह अपने साथी की मौत का बदला लेना चाहते थे। तभी वही साथी, जिसके चचेरे भाई की रास्ते में मौत हुई थी, कहता है, इस बच्चे की मौत मेरे ही हाथों लिखी है, और तुरंत अपनी कमर से छुरा निकाल कर उस बच्चे को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है।
इसी समय डार्क फॉरेस्ट के को एरिया में एक बूढ़ा व्यक्ति जो एक बड़े से पत्थर पर ध्यान की अवस्था में बैठा हुआ था, अचानक अपनी आंखें खोलता है और खड़ा हो जाता है। उसके आंखों का प्रकाश ऐसा था मानो आकाश में तारे चमक रहे हों। उसके सफेद वस्त्र हवा में लहरा रहे थे। तभी वह एक दिशा की ओर देखता है और वहां से किसी भूत की तरह गायब हो जाता है। वहीं दूसरी ओर वह गुंडा अमन के पास पहुंच चुका था और वह अपना हथियार उठाकर उसे मारने ही वाला था कि अचानक उसका पूरा शरीर ही जम जाता है और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसके शरीर पर उसका स्वयं का कोई नियंत्रण ही ना हो। सभी गुंडे उसे ही देख रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि यह वहां ऐसे क्यों खड़ा है, इसे क्या हो गया। लेकिन इससे पहले वहां कोई कुछ समझ पाता, अचानक अमन को मारने आए गुंडे के शरीर के दो टुकड़े हो जाते हैं और उसके खून के छींटे उन सभी के चेहरे पर आकर पड़ती है। अपने सामने का यह नजारा देखकर उन सभी को ऐसा लगता है मानो उन सभी की आत्मा ही शरीर से बाहर निकल गई है। उन सभी के पैर कांपने लगते हैं। लीडर का तो पूरा चेहरा ही पीला पड़ गया था। वह खुद फाइटर लेवल के पीक पर था, फिर भी वह या नहीं समझ पा रहा था कि उसके साथी की मौत कैसे हुई। अभी उन सभी का दिमाग ठीक से काम करना शुरू भी नहीं हुआ था कि अचानक अमन के बगल में सफेद वस्त्र पहने हुए एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। वह वहां कैसे आया, कब आया, कहां से आया, किसी को कुछ पता नहीं चला। और सबसे डरावनी बात तो उसे बूढ़े व्यक्ति के बारे में यह थी कि ना तो उसके शरीर से कोई और ना ही कोई किलिंग इंटेंट निकल रहा था। अगर उन सभी ने अपने साथी को अपनी आंखों के सामने पलक झपकते ही मरते हुए नहीं देखा होता तो वह सभी जरूर विश्वास कर लेते कि यह कोई सामान्य सा बूढ़ा व्यक्ति है। लेकिन इस समय उसे बूढ़े व्यक्ति को देखकर उन सभी को अपनी मौत नजर आ रही थी। वहीं उनके सामने खड़ा वह बूढ़ा व्यक्ति उन सभी को देखता है और हल्का सा मुस्कुरा देता है। उसकी मुस्कान देखकर सभी लोग अंदर तक कांप जाते हैं। तभी पता नहीं लीडर के दिमाग में क्या आता है कि वह तुरंत घुटने टेक देता है और डरते हुए कहता है, मास्टर, मैं अपनी गलती के लिए अपना एक हाथ काटने के लिए तैयार हूं। मैं मास्टर से विनती करता हूं कि मेरी जान बख्श दे। अपने घुटने के बल बैठा लीडर मन ही मन सोचता है कि अगर मैं आज यहाँ से जिंदा बच गया तो मैं दोबारा इस तरह के काम कभी नहीं करूंगा। और लोगों को भले ही उसे बूढ़े व्यक्ति की पावर का अंदाजा ना हो, लेकिन लीडर जानता था बिना किलिंग इंटेंट के किसी को जान से मारने का क्या मतलब होता है। यहाँ तक कि उसका गुरु जो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है वह भी ऐसा करने में सक्षम नहीं है। मार्शल आर्ट एक्सपर्ट से भी ऊपर के किसी व्यक्ति को उसने नाराज कर दिया है। यह बात सोच सोचकर ही उसका गला सूखा जा रहा था। जब सभी साथियों ने देखा कि उनका लीडर घुटने टेककर माफी की भीख मांग रहा है तो वह लोग भी घुटने टेकने के लिए तैयार हो गए। हालांकि इससे पहले वह घुटने टेक पाते वहां एक ऐसा नजारा देखने को सामने आया जिसे देखकर लीडर जो अभी तक किसी तरह अपने आप को शांत बनाए हुए था बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब लीडर की आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसके सामने हवा में कुछ लिखा हुआ है। यह देखकर लीडर 4-5 बार अपनी आंखें मलता है और जब उसे विश्वास हो जाता है कि यह सचमुच में लिखा हुआ है तो वह उसे पढ़ने लगता है। इस जंगल से कोई भी खबर बाहर नहीं जानी चाहिए और तुम्हें इसलिए छोड़ दिया गया है क्योंकि मैं देख सकता हूं कि तुम एक बुरे इंसान नहीं हो, तुम्हारे पास कोई ब्लडी ऑरा नहीं है। जैसे ही लीडर पढ़ना समाप्त करता है वो सभी शब्द अपने आप वहां से गायब हो जाते हैं। तभी लीडर बेहोश होने से पहले की घटना को याद करने लगता है। फ्लैशबैक, लीडर की तरह ही वे सभी लोग भी घुटने टेकने लगते हैं, लेकिन वह बूढ़ा व्यक्ति उनकी तरफ देखा तक नहीं और केवल उस तरफ देखकर हाथ हिला देता है। उसे बूढ़े व्यक्ति के हाथ हिलाते ही अचानक वे सभी राख में तब्दील हो जाते हैं और हवा में ही गायब हो जाते हैं। फ्लैशबैक एंड। बूढ़े व्यक्ति की पावर याद आते हैं। लीडर थर थर कांपने लगता है। उसने जितना सोचा था बूढ़ा व्यक्ति उससे भी ज्यादा डरावना व्यक्ति था। वह तो अब उस बूढ़े व्यक्ति के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। वह तुरंत खड़ा होता है और वहां से जंगल से बाहर जाने वाले रास्ते की ओर चलने लगता है। खुशकिस्मती से इस बार उसे किसी भी जंगली या जहरीले जानवर का सामना नहीं करना पड़ा। जैसे ही लीडर जंगल के बाहर पहुंचता है अचानक उसका फोन रिंग करने लगता है। जैसे ही वह अपना फोन निकाल कर देखता है उस पर बीओस का नाम प्रदर्शित हो रहा होता है। बीओस का नाम देखकर लीडर जो पहले से ही काफी डरा हुआ था और भी ज्यादा डर जाता है। तभी पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है कि वह अपना मोबाइल फोन लेकर सामने वाले पत्थर पर दे मारता है और एक गहरी सांस लेकर वहां से निकल जाता है। वहीं से काफी दूर शिमला के एक आलीशान विला में एक व्यक्ति काफी देर से किसी को बार बार फोन लगाए जा रहा था। यह आदमी और कोई नहीं गुंडों के लीडर का बॉस था, जो शिमला की जानी मानी कंपनी प्रताप फार्मा इंडस्ट्रीज का मालिक है, जिसका नाम वीर प्रताप है। 48 वर्ष के वीर प्रताप की कंपनी की अगर बात की जाए तो इसका मार्केट कैपिटल लगभग $1 बिलियन के आसपास होगा, जिसकी यदि भारतीय रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो उसकी कीमत 8,000 करोड़ रुपए होगी।
शाह कंपनी के साथ यह भी शिमला के टॉप 10 कंपनियों में शामिल है। शाह कंपनी के मार्केट कैपिटल की यदि बात की जाए तो यह $5 बिलियन जो कि भारतीय रुपए में 48,000 करोड़ रुपए के बराबर है। जैसे ही थकहार कर वीर प्रताप अपना फोन टेबल पर रखता है, अचानक उसका फोन रिंग करने लगता है। टेबल से फोन उठाकर वीर प्रताप जब फोन की स्क्रीन पर देखा है तो प्राइवेट नंबर प्रदर्शित कर रहा होता है। प्राइवेट नंबर देखकर वीर एक गहरी सांस लेकर फोन उठाता है और अपने कान के पास लगा लेता है। तभी फोन के दूसरी ओर से एक धीमी शांत मगर गहरी आवाज सुनाई देती है। क्या अमन मिल गया? उसी आवाज का जवाब देते हुए प्रताप कहता है, सर आप चिंता मत करिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगले 24 घंटे में हम उसे बच्चों को ढूंढ लेंगे और मैं खुद उसे आपके पास लेकर आऊंगा। तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है, मैं कुछ मार्शल आर्ट एक्सपर्ट को भेज रहा हूं, तुम उनकी जो भी मदद कर सकते हो कर देना। जी सर, वीर प्रताप जवाब देता है। तभी उधर से फोन कटने की आवाज आती है। सोफे पर बैठने के बाद वीर प्रताप खुद से बात करते हुए कहता है, मार्शल आर्ट एक्सपर्ट? क्या वह बच्चा सच में इतना ज्यादा जरूरी है जो सर उसके लिए मार्शल आर्ट एक्सपर्ट भेजने के लिए भी राजी हो गए हैं? वहीं दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल के बाहर एक चमचमाती ब्लैक कलर की मर्सिडीज आकर रुकती है और बॉडीगार्ड के गेट खोलने से पहले ही एक महिला कार का डोर ओपन करके बाहर निकलती है। ब्लैक कलर के फॉर्मल सूट में यह महिला और कोई नहीं, मिस निधि की दोस्त और ज्योति की बड़ी बहन अहाना शाह थी। 30 साल की अहाना शाह की हाइट 5 फुट 9 इंच, रंग गोरा और देखने में ही काफी बुद्धिमान और मेच्योर नजर आ रही थी। कार से निकलते ही आराधना बॉडीगार्ड के साथ जल्दी जल्दी हॉस्पिटल के अंदर चलने लगती है। जब अहाना आईसीयू के बाहर पहुंचती है तो वह देखती है कि वहां पर भी 4-5 बॉडीगार्ड खड़े हैं और वहीं पर एक बेंच पर ज्योति बैठी हुई है। ज्योति के पास पहुंचकर अहाना मधु के बारे में पूछती है। जवाब में ज्योति सब कुछ बता देती है जितना भी उसे पता था। पूरी बात सुनने के बाद अहाना का चेहरा कठोर हो जाता है और वो एक गहरी सांस लेकर आईसीयू की ओर चली जाती है। आईसीयू के अंदर पहुंचकर अहाना जब अपनी प्यारी दोस्त की हालत देखती है तो उसके गाल पर आंसू लुढ़कने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अहाना अपने आप को शांत करती है और मधु के पास रखी हुई चेयर पर बैठ जाती है। थोड़ी देर तक मधु को ऐसे ही देखते रहने के बाद अहाना आईसीयू से बाहर आ जाती है। आईसीयू से बाहर आने के बाद अहाना ज्योति से पूछती है, अमन के बारे में कुछ पता चला? अहाना का सवाल सुनकर ज्योति ना में सिर हिला देती है। ज्योति के मुंह से ना सुनकर अहाना मन ही मन सोचती है, क्या ये वही लोग हैं जिनके बारे में मधु ने मुझे बताया था? हालांकि उसने मुझे ठीक से तो कुछ भी नहीं बताया था, पर मैं इतना तो कह ही सकती हूँ कि मधु का बैकग्राउंड सिंपल नहीं है। तभी वो अमन के बारे में सोचने लगती है और मन ही मन कहती है, पता नहीं अमन इस समय कहाँ होगा। जिस हिसाब से ज्योति ने मुझे बताया है, अमन को उन्हीं लोगों ने किडनैप किया है जिसने मधु पर हमला करवाया है। और शाह फैमिली की पूरी ताकत लगाने के बाद भी कुछ भी ना पता चलने का सीधा सा मतलब है उस व्यक्ति की ताकत शाह फैमिली से भी ज्यादा है। अहाना अभी अपने ख्यालों में ही थी कि उसे ज्योति की आवाज सुनाई देती है और वह अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है। दी, अब हमें क्या करना चाहिए? वैसे भी ज्यादा दिनों तक हम मिस मधु को यहाँ नहीं रख सकते हैं, इससे उनकी जान को भी खतरा है। ज्योति की बात सुनने के बाद अहाना अपना फोन निकलती है और ईथन का नंबर डायल करती है। कॉल कनेक्ट होते ही उधर से ईथन की आवाज आती है, हेलो अहाना, कैसी हो तुम? कहाँ हो? बकवास बंद करो। अहाना सपाट लहजे में बोलती है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अहाना की इतनी सीरियस आवाज सुनकर ईथन भी गंभीरता के साथ कहता है, बोलो तुम्हें क्या हेल्प चाहिए? तो अहाना जवाब देती है, मुझे तुम्हारे प्राइवेट हॉस्पिटल में एक पेशेंट को एडमिट करवाना है, पर यह सब कुछ बिल्कुल सीक्रेट होना चाहिए और किसी भी डॉक्यूमेंट में मेरे पेशेंट का नाम नहीं होना चाहिए। अहाना की पूरी बात सुनकर ईथन जवाब देता है, ठीक है, मैं कल ही एक प्राइवेट प्लेन शिमला के लिए भेजकर तुम्हारे पेशेंट को शिफ्ट करवा दूंगा और अस्पताल के डायरेक्टर को भी फोन करके तुम्हारे पेशेंट का अच्छे से ख्याल रखने के लिए बोल दूंगा। वैसे क्या हम किसी दिन कॉफी पीने चल सकते हैं? बाद में बात करती हूँ। इतना बोलकर अहाना फोन काट देती है। वही फोन के दूसरी तरफ ईथन फोन कटने की आवाज सुनकर मुस्कुराने लगता है और फिर से टेबल पर रखी फाइलों पर काम करने लगता है। फोन काटने के बाद ज्योति अहाना से पूछती है, क्या हम इस मधु को मिस्टर ईथन के अस्पताल में शिफ्ट करने वाले हैं? तो इसका जवाब में अहाना हाँ में सिर देती है। वहीं दूसरी तरफ वो बूढ़ा व्यक्ति अमन को डार्क फॉरेस्ट के कोई एरिया में ले आता है और अमन के शरीर में अपनी थोड़ी सी एनर्जी डालकर उसके उठने का इंतजार करने लगता है।
काफी देर तक बेहोश रहने के बाद अमन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। पूरी तरह से होश में आने के बाद वह पाता है कि यह वो स्थान नहीं है जहां पर वह बेहोश हुआ था। तभी उसकी नजर वहां बैठे एक सफेद वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है। उसे देखकर के न जाने क्यों अमन को अपने हृदय में एक गर्माहट सी महसूस होती है और वह उठकर उसके पास चला जाता है। तभी वह बूढ़ा व्यक्ति भी अपने ध्यान से बाहर आ जाता है और अमन की ओर देखकर मुस्कुरा देता है। यह मुस्कान उस मुस्कान से बिल्कुल अलग थी जब उसे बूढ़े ने उन गुंडों को दी थी। अमन यह तो नहीं जानता था कि यह बूढ़ा व्यक्ति कौन है, पर उसका अंतर मन उसे इस बूढ़े व्यक्ति पर विश्वास करने के लिए कह रहा था। अमन की उम्र भले ही केवल 6 वर्ष की हो, लेकिन वह अपनी उम्र के बच्चों की तुलना में काफी ज्यादा समझदार, होशियार और बहादुर था। अगर अमन की जगह कोई और बच्चा होता तो वह कभी भी इतने खतरनाक गुंडों के चंगुल से नहीं निकल पाता। बूढ़ा व्यक्ति अमन की ओर देखते हुए कहता है, बच्चे, मुझे यह तो नहीं पता कि तुम कौन हो और वह गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए थे, पर अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वह गुंडे अब तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करेंगे। तभी अमन बूढ़े से सवाल करता है, क्या आप ही मार्शल आर्टिस्ट हो? अमन का सवाल पहले तो उसे बूढ़े व्यक्ति को आश्चर्य में डाल देता है, पर वह तुरंत ही जवाब देते हुए मुस्कुरा देता है और हाँ में सिर हिला देता है। बूढ़े व्यक्ति का हाँ में जवाब सुनकर अमन तुरंत अपने घुटने टेक देता है और कहता है, मैं भी आपकी तरह पावरफुल बनना चाहता हूँ, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। अमन की बात सुनकर बूढ़ा थोड़ा गंभीर हो जाता है। बूढ़े व्यक्ति को नहीं लगा था कि अमन उसे अपना गुरु बनाना चाहेगा। अमन को तो इस समय यह भी पता नहीं था कि वह जी बूढ़े के सामने घुटने टेक कर बैठा है और जिसे वह अपना टीचर बनना चाहता है वह कोई आम मार्शल आर्टिस्ट नहीं है। यहाँ तक कि 9 एंशिएंट फैमिली के बच्चे भी उन्हें अपना मास्टर बनाना चाहते हैं, पर वह उन्हें भी मना कर देता है। यहाँ तक कि एंशिएंट फैमिली के लोग भी बूढ़े व्यक्ति को ऑफेंड करने से डरते हैं। दरअसल अमन के सामने खड़ा है बूढ़ा व्यक्ति कोई आम मार्शल आर्टिस्ट नहीं था, बल्कि यह व्यक्ति तो ग्रैंड मास्टर के भी पीक लेवल पर था। मार्शल आर्ट की दुनिया की यदि बात की जाए तो यह समाज में ही कुछ छिपे हुए लोग हैं जिसे केवल समाज का उच्च वर्ग ही जानता है। आम लोग तो उनके बारे में जानते तक नहीं है। मार्शल आर्टिस्ट की यदि बात की जाए तो लगभग सभी बड़ी फैमिलीज की बैकबोन यही मार्शल आर्टिस्ट ही होते हैं। केवल समाज का अपर क्लास ही जानता है कि मार्शल आर्टिस्ट का समाज में क्या रुतबा होता है। फाइटर्स मार्शल आर्टिस्ट नहीं होते हैं। फाइटर समाज के वे लोग होते हैं जो केवल एक्सटर्नल एक्सरसाइज के माध्यम से अपने शरीर और दिमाग को ट्रेन करते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि फाइटर लेवल से मार्शल आर्टिस्ट बनना काफी मुश्किल होता है। केवल 10% लोग ही ब्रेक थ्रू करके मार्शल आर्टिस्ट बन पाते हैं और अपनी जर्नी में मार्शल आर्ट एक्सपर्ट के लेवल में कदम रख पाते हैं। मार्शल आर्ट की बात की जाए तो इसे 4 लेवल्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें 3 सब स्टेज होते हैं, अर्ली, मिड, पीक। वन मार्शल आर्ट एक्सपर्ट की बात की जाए तो इसे 3 लेवल्स, अर्ली, मिड, पीक में बांटा गया है। इसकी लाइफ स्पैन 100 वर्ष है। 1 लाख में केवल एक ही व्यक्ति मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बन पाता है। 2 मार्शल आर्ट मास्टर की यदि बात की जाए तो इसे भी अर्ली, मिड, पीक में बांटा गया है। इसकी लाइफ स्पैन 150 वर्ष। 1 मिलियन में एक व्यक्ति ही मार्शल आर्ट मास्टर बन पाता है। 3 मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर, यह लोग दुनिया के सर्वोच्च स्तर पर खड़े होते हैं, यहाँ तक कि सरकारी भी इन्हें नाराज करने से बचाती है। तो सभी एशियन फैमिलीज और मार्शल एलायंस के पास कुछ अपने मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर है। मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर आमतौर पर फाइट नहीं करते क्योंकि उनकी ताकत अर्थ शेकिंग होती है। इन्हें भी 3 सब स्टेजेस, अर्ली, मिड, पीक में बांटा गया है। लिफिपन 300 वर्ष। 4 मार्शल आर्ट एंसेस्टर, यह लेवल मार्शल आर्ट की दुनिया में एक मिथ्या है। ऐसा लोग मानते हैं कि इस लेवल को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति की शक्ति ह्यूमन बियॉन्ड हो जाती है। व्यक्ति स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ सकता है और हेवंस पाथ यानी इमॉर्टल वर्ल्ड में प्रवेश कर सकता है। अस्पष्ट रिकॉर्ड्स के अनुसार लाइफ स्पैन -1000 वर्ष। नोट: मार्शल अलायंस सरकार द्वारा ही बनाया गया एक संगठन है। इसका निर्माण इसलिए किया गया है ताकि मार्शल आर्टिस्ट अपनी ताकत की वजह से समाज का संतुलन खराब ना कर दे या समाज में अराजकता ना उत्पन्न कर दे। अभी कुछ वर्ष पहले की ही बात है, ओलंपिक की रेस में एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट ने भाग ले लिया और आसानी से गोल्ड जीत गया। बाद में जब मार्शल अलायंस को पता चला तो कठोर नियम न होने की वजह से उसे हल्का पनिशमेंट देकर छोड़ दिया गया, लेकिन उसके बाद से मार्शल अलायंस ने अपने नियम काफी कठोर बना लिए। कुछ मामलों में तो मृत्यु दंड तक के प्रावधान है। मार्शल अलायंस 2 भागों में बांटा हुआ है, 1 हेवन अलायंस, 2 ड्रैगन अलायंस। सभी तरह के मार्शल आर्टिस्ट को अपना रजिस्ट्रेशन हेवन अलायंस में करवाना होता है। केवल 9 एशियन फैमिलीज को छोड़कर के यदि कोई मार्शल आर्टिस्ट हेवन अलायंस में अपना नामांकन नहीं करता है तो उसे कभी भी किसी भी प्रकार की मदद मार्शल अलायंस द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी।
ड्रैगन अलायंस वास्तव में 9 एशियंट फैमिली द्वारा बनाया गया एक संगठन है। 9 एशियंट फैमिलीज के सभी लोग ड्रैगन अलायंस के मेंबर होते हैं। 9 एंशिएंट फैमिली, 1 रॉय फैमिली, 2 रेजाडा फैमिली, 3 सिंह फैमिली, 4 शर्मा फैमिली, 5 माथुर फैमिली, 6 खुराना फैमिली, 7 रेड्डी फैमिली, 8 मिश्रा फैमिली, 9 यादव फैमिली। ताकत की बात यदि की जाए तो ड्रैगन एलायंस की ताकत ही अधिक नजर आती है, पर हेवन एलायंस के कुछ ओल्ड मॉन्स्टर्स जो कि ग्रैंड मास्टर लेवल के भी पीक पर पहुंच चुके हैं कहाँ है किसी को नहीं पता, इसीलिए कोई भी हेवनस एलायंस की ताकत को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं करता है। अमन के सामने खड़े इस बूढ़े व्यक्ति का नाम हरीश सक्सेना है, जो कि एक रोग मार्शल आर्टिस्ट है जिन्होंने आज तक केवल 2 ही स्टूडेंट बनाए हैं। यदि अब यह अमन को अपना स्टूडेंट बनाते हैं तो अमन इनका तीसरा स्टूडेंट होगा और शायद आखिरी भी। यहाँ तक कि कुछ ओल्ड मॉन्स्टर भी मास्टर हरीश को प्रोवोक करने से डरते हैं। ऐसा तो दोबारा रखते हैं मास्टर हरीश सक्सेना। वास्तव में ग्रैंड मास्टर हरीश, जिन्हें लोग किलर गॉड के रूप में भी जानते हैं, अमन को मना करना चाहते थे, तभी वह अमन को ध्यान से देखने लगते हैं। कहीं दूसरी तरफ किसी आइलैंड के एक अस्पताल में एक महिला मशीनों से घिरी हुई बेड पर लेटी हुई है और लगभग 20 डॉक्टर वहां खड़े होकर उसे आश्चर्य से देख रहे हैं। तभी उनमें से एक डॉक्टर, जिसका नाम मोहित है, अचरज भरे स्वर में कहता है, आई डोंट बिलीव इट, मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा कैसे नहीं देखा जिसमें कोई कोमा पेशेंट इतनी जल्दी रिकवर करने लग जाए। वही डॉक्टर मोहित के जवाब में एक दूसरा डॉक्टर हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, यह तो एक मिरेकल है। मुझे तो लगता है कि मिस अरोरा के 1 साल के अंदर ही होश में आने के लगभग 80% चांस है। अरोरा मधु का ही फेक नाम है जो ईथन ने शिफ्ट करते वक्त बदल दिया था, केवल डायरेक्टर को ही अरोरा का असली नाम पता है। मास्टर सक्सेना घुटने टेके हुए मासूम अमन को देखते हैं और उसे ध्यान से ऑब्जर्व करने लगते हैं। ग्रैंड मास्टर लेवल के पीक पर होने की वजह से उनकी आई साइट सामान्य लोगों के तुलना में काफी शार्प थी, तभी तो वह अपनी ची एनर्जी से अमन को स्कैन करते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं। दरअसल जब ग्रैंड मास्टर सक्सेना अमन को स्कैन कर रहे थे तो वे पाते हैं कि वह जो खुद ग्रैंड मास्टर लेवल के पीक पर है, अमन के आर पार नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ तक कि कोई मार्शल आर्ट मास्टर भी ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकता है जो उनकी ची एनर्जी को रोक सके। तभी मास्टर सक्सेना अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और मन ही मन 2 शब्द बुदबुदाते हैं, एंसेस्टर्स ब्लड। अपनी आंखें खोलने के बाद मास्टर सक्सेना अमन के पास जाते हैं और उसको कंधे से पकड़ कर उठाते हुए कहते हैं, आज से तुम मेरे तीसरे और आखिरी शिष्य हो। वैसे बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अमन है। अमन जवाब देते हुए कहता है, ओ अमन, बहुत अच्छे, अब जाओ और जाकर थोड़ा सा आराम कर लो। अभी अमन वहां से उठ पाता तभी अमन के पेट से गुड़गुड़ाने की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर यहाँ तक कि हमेशा भावहीन रहने वाले ग्रैंड मास्टर के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ जाती है। अमन की भूख देखकर मास्टर उसे वही थोड़ी देर इंतजार करने को बोलकर वहां से किसी भूत की तरह गायब हो जाते हैं। वही अमन पत्थर पर बैठा बैठा अपनी माँ के बारे में सोचने लग जाता है। थोड़ी देर बाद मास्टर जब वापस आते हैं तो उनके हाथ में 2 मरे हुए खरगोश होते हैं। खरगोश को पानी से धोने के बाद मास्टर अपनी ची एनर्जी को एक चाकू बनाकर उस खरगोश को धीरे धीरे कट करने लग जाते हैं। इस समय उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे 5 स्टार होटल का कोई शेफ अपनी कोई खास डिश बना रहा हो। खरगोश के कई टुकड़े करने के बाद मास्टर उसे आग जलाकर रोस्ट करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद उस रोस्टेड खरगोश से एक सुगंधित, मन को मोह देने वाली सुगंध चारों ओर फैल जाती है। जब यह खुशबू अमन के नाक में पहुंचती है तो वह, जो अभी तक थोड़ा उदास बैठा हुआ था, अचानक चहकते हुए खड़ा हो उठता है और दौड़ करके मास्टर के पास आकर बैठ जाता है और अपनी जलती हुई निगाहों से उस बारबेक्यू को देखने लगता है। अमन को अपने पास बैठा देखकर मास्टर सक्सेना मन ही मन मुस्कुरा देते हैं और थोड़ा ठंडा करके उसे रोस्टेड रैबिट का एक पीस देते हैं। अमन जैसे ही उस खरगोश का एक पीस अपने मुंह में डालता है, उसे ऐसा महसूस होता है मानो उसे इस पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज मिल गई हो। वैसे भी क्योंकि अमन ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए उसे उसका टेस्ट और भी अधिक पसंद आ रहा था। जब मास्टर ने अमन की बंद आंखें और उसके चेहरे के आनंदित भाव देखे तो स्माइल के साथ हाँ में सिर दिला देते हैं। थोड़ी देर बाद जब अमन का पेट भर जाता है तो वह पत्थर के पास बैठ जाता है और बैठे बैठे ही सो जाता है। वास्तव में सच तो यह है कि अमन भले ही अपने आप को चाहे जितना भी दृढ़ और साहसी दिखाए, लेकिन वह है तो एक 6 साल का बच्चा ही। गुंडों से बच्चे कर भागते भागते वह इतना अधिक थक गया था कि उसका पूरा शरीर दर्द के मारे फटा जा रहा था। केवल एनर्जी ना होने की वजह से ही वह बेहोश नहीं हुआ था, अपितु वो इतने अधिक दर्द को सहते हुए उसकी टॉलरेंस भी जवाब देने लग गई थी। जब मास्टर हरीश अमन को गुंडों से बचकर वापस लाए थे तो उन्होंने न केवल अपनी एनर्जी अमन के शरीर में ट्रांसफर की थी, बल्कि कुछ विशेष जड़ी बूटियां का लेप भी उसके शरीर पर लगाया था, जिसकी वजह से उसके घाव बहुत तेजी से ठीक होने लगे थे। यही कारण है कि जब अमन की बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हुई तो उसे नींद आ गई।
जब मास्टर सक्सेना ने देखा कि अमन बैठे बैठे ही सो गया है तो फिर अमन को उठाकर आराम से पत्थर पर लिटा देते हैं और अमन के मासूम चेहरे को गौर से देखने लगते हैं। अभी मास्टर सक्सेना अमन के चेहरे को देख ही रहे थे कि उन्हें कुछ महसूस होता है और वह जंगल की एक दिशा की ओर देखने लगते हैं और उनके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ डार्क फॉरेस्ट थोड़ी दूर पर चार लोग जिनकी उम्र यही कोई 28-30 साल होगी आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे। तभी उनमें से एक जिसका नाम शिवम है कहता है, वैसे तो डार्क फॉरेस्ट काफी खतरनाक जगह है, लेकिन अगर सावधानी बरती जाए और कोर एरिया से दूर रहा जाए तो हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तभी शिवम का जवाब देते हुए उसी का दूसरा साथी अमित एरोगेंटली कहता है, वैसे भी हम सभी मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है और हमसे पहले जो आए थे वह केवल फाइटर लेवल पर ही थे। यहाँ तक कि आज तो हमारे साथ भाई अरुण भी हैं जो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट के मिड लेवल पर पहुंच चुके हैं। हमें किसी से भी डरने की क्या जरूरत है, जब तक भाई अरुण हमारे साथ हैं हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अमित के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर अरुण भी हाँ में हाँ मिलाते हुए गंभीर स्वर में कहता है, हमें इस जंगल से नहीं डरना चाहिए, यह केवल हम लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है, हमारे जैसे मार्शल आर्ट एक्सपर्ट के लिए यहाँ क्या ही खतरा होगा। दोनों की बात सुनकर शिवम भी हाँ में गर्दन हिला देता है, उसे भी यही लगता है कि मार्शल आर्ट एक्सपर्ट के लिए भला इस जंगल में क्या ही खतरा होगा। चौथा व्यक्ति पूरे समय खामोशी रहता है, न जाने क्यों उसे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा था, उसे कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा था, पर अपने प्राइड के चलते वह इस भावना को नकार कर देता है। अभी चारों मार्शल आर्ट एक्सपर्ट आपस में डिस्कस कर ही रहे थे कि अचानक किसी का फोन रिंग करने लगता है। तभी जैसे ही शिवम अपने जेब से फोन निकालकर स्क्रीन चेक करता है तो उस पर प्राइवेट नंबर प्रदर्शित कर रहा होता है। प्राइवेट नंबर देखकर शिवम तुरंत फोन उठाता है और कान में लगाकर सामने वाले की बात सुनने लगता है। थोड़ी देर तक उधर से इंस्ट्रक्शन लेने के बाद वो फोन दोबारा से जेब में रख लेता है। वहीं दूसरी तरफ इसी समय शिमला के ही एक लग्जरी होटल में एक अधेड़ उम्र का आदमी बालकनी में बैठे बैठे अपने फोन को घूरे जा रहा था। यह व्यक्ति और कोई नहीं विकास मनचंदानी है। इसी ने प्राइवेट नंबर से शिवम को फोन करके अमन को ढूंढने के लिए बोला था। इससे पहले वीर प्रताप को भी इसी विकास मनचंदानी ने ही फोन करके अमन को सही सलामत लाने को कहा था। विकास मनचंदानी की यदि बात की जाए तो यह रायजादा परिवार के दूसरे बेटे सौरभ रायजादा का दाहिना हाथ है। वास्तव में अमन को ढूंढने का कार्य इसे सौरभ रायजादा द्वारा ही प्रदान किया गया था, लेकिन साथ में सौरभ द्वारा कठोर निर्देश भी दिया गया था कि अमन को जान से नहीं मारना है, बस उसे केवल किडनैप करके सौरभ के पास लाना है और इस खबर को उसकी मां मधु तक पहुंचा देना है। परंतु इससे पहले कि वह अमन की खबर मिस मधु तक पहुंचा पाता, उसे रायजादा परिवार के एक बहुत जरूरी काम की वजह से हेड ऑफिस जाना पड़ता है। जब मनचंदानी हेड ऑफिस से वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसने अमन को खो दिया है, यहाँ तक कि मिस मधु का भी कुछ अता पता नहीं है। तभी वह अपने एक भरोसेमंद आदमी को बुलाता है और अमन एवं मिस मधु की जानकारी लाने को कहता है। तभी थोड़ी देर बाद उसका आदमी उसे लाकर एक रिपोर्ट देता है और थोड़ी देर बाद कुछ निर्देश लेने के बाद वहां से चला जाता है। जब मनचंदानी रिपोर्ट को देखता है तो उसे पता चलता है कि मिस मधु की टूटी हुई कार पुरानी बिल्डिंग वाले रास्ते पर मिली है और अमन का कुछ भी पता नहीं है। इस समय मनचंदानी बालकनी में बैठे हुए काफी चिंतित नजर आ रहा था। अभी वह पूरी घटना को एनालाइज कर ही रहा था कि अचानक उसका फोन वाइब्रेट करने लगता है। फोन पर प्रदर्शित हो रहे नाम को देखकर यहाँ तक कि पावरफुल मनचंदानी के माथे पर भी पसीना बहने लगता है, पर फिर भी वह फोन उठाने में बिल्कुल भी डिले नहीं करता है। जैसे ही मनचंदानी फोन उठाता है, फोन के दूसरे तरफ से एक गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है, मनचंदानी वहां क्या हो रहा है? क्या तुमने सच में मिस मधु और अमन दोनों की लोकेशन खो दी है? तुम्हें पता भी है तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मुझे क्या क्या खोना पड़ सकता है। अगर बड़े भाई को यह सब पता चल गया कि अमन को मैंने किडनैप करवाया था तो तुम्हें क्या लगता है वह मेरे साथ क्या करेंगे? सौरभ रायजादा की गुस्से भरी बात सुनने के बाद मनचंदानी हकलाते हुए कहता है, सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि अमन को ढूंढने के लिए मैंने मार्शल आर्ट एक्सपर्ट को भी भेजा है। और मिस मधु का क्या? सौरभ सवाल करता है। सौरभ का सवाल सुनकर मनचंदानी जवाब देते हुए कहता है, सर मिस मधु के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जिसने भी मिस मधु का एक्सीडेंट करवाया है उसने कोई भी ट्रेस पीछे नहीं छोड़े। सर मुझे नहीं लगता यह मामला उतना सिंपल है जितना हमें लगता है। जिस हॉस्पिटल में मिस मधु को एडमिट करवाया गया था, जब हमने वहां जाकर पता किया तो हमें बताया गया कि मिस मधु को उनके किसी रिलेटिव द्वारा कहीं और शिफ्ट करवा दिया गया है। जब हमने और थोड़ी सी छानबीन की तो हमें पता चला कि उस व्यक्ति ने फेक आईडी का उपयोग करके मिस मधु को डिस्चार्ज करवाया था। और यहाँ तक कि हमारी इंटेलिजेंस टीम द्वारा भी काफी ढूंढने पर ना तो उस व्यक्ति का और ना ही मिस मधु का कुछ भी पता चला है।
मनचंदानी की पूरी बात सुनकर सौरभ रायजादा बिना कुछ कहे फोन काट देता है। अपने कमरे में बैठा सौरभ रायजादा मन ही मन कुछ सोचते हुए कहता है, क्या अदर एशियन फैमिलीज भी इसमें शामिल है? यह केस तो दिन प्रतिदिन कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। भैया को भी कुछ दिनों में इस मामले के बारे में पता चल ही जाएगा। पता नहीं वह कैसे इस मैटर पर रिएक्ट करेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह। वैसे भी मिस मधु के एक्सीडेंट से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और रही बात अमन के किडनैपिंग की, तो वो मैंने केवल मधु को डराने और उससे व्हाइट लोटस फ्रूट का मैप लेने के लिए की थी। अमन और मधु को नुकसान पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। वैसे भी उनको नुकसान पहुंचाकर मुझे क्या मिलेगा, पर इस समय सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। अगर बड़े भाई को थोड़ा सा भी शक हुआ कि मैंने अमन को किडनैप करवाया था, तो उन्हें लगेगा कि मिस मधु के भी गायब होने में भी मेरा ही हाथ है। यह किस मुसीबत में फंस गया हूं मैं। वहीं दूसरी तरफ चारों लोग अमन को ढूंढने के लिए डार्क फॉरेस्ट के अंदर की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। भले उन सभी ने यह कह दिया हो कि उन्हें डार्क फॉरेस्ट के किसी भी खतरे से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, परंतु सच्चाई तो यह है कि वे लोग भी अंदर से थोड़ा घबराए हुए थे और अपना हर एक कदम फूंक कर रख रहे थे। अभी वे लोग कुछ दूर ही आगे चले होंगे कि उन्हें कुछ लोगों के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वास्तव में यह लोग जिस रास्ते से जा रहे थे, यह वही रास्ता था जिससे काले कपड़े पहने लोग आए थे। आम लोगों के लिए भले ही उन पैरों के निशान को ढूंढना थोड़ा कठिन हो, लेकिन किसी मार्शल आर्टिस्ट के लिए यह बहुत आसान काम है। दरअसल जब चारों लोग शहर पहुंचे थे, तो वीर प्रताप उन्हें खुद रिसीव करने एयरपोर्ट पर आया था और उसने सब कुछ जितना भी उसे पता था उन्हें डिटेल में बता दिया था। उसने लीडर की आखिरी लोकेशन भी उनसे शेयर की थी। यही कारण है कि उन्हें इतनी आसानी से पहले आए हुए लोगों के निशान मिल गए। पैरों के निशान को देखकर सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखकर हाँ में सर दिला देते हैं और उसी रास्ते से जंगल की ओर जाने लगते हैं। चौथा व्यक्ति, जिसका नाम विपिन था, उसे फिर से एक डेंजरस फीलिंग आने लगती है। इस बार वह चाह करके भी इस भावना को नजरअंदाज नहीं कर पाता है। जब तीनों लोगों ने विपिन के चेहरे की अजीबोगरीब भाव देखे, तो शिवम सम्मानजनक तरीके से विपिन से पूछता है, मिस्टर विपिन, क्या आप ठीक हैं? शिवम के ग्रुप को नहीं पता था विपिन कौन है। वह तो लास्ट मोमेंट पर मिस्टर मनचंदानी ने उसे कॉल करके बताया था कि विपिन नाम का एक व्यक्ति भी उन्हें ज्वाइन करेगा और उन सभी को विपिन के प्रति पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल रहना है। शिवम का सवाल सुनकर विपिन अपने भाव सामान्य करता है और हाँ में सिर हिला देता है। विपिन की हाँ सुनकर सभी लोग फिर से जंगल की गहराई की ओर चलने लगते हैं। अभी वह लोग कुछ दूर ही आगे चले थे कि उन्हें कुछ महसूस होता है और उन सभी के दिल जोर जोर से धड़कने लगते हैं। अभी चारों एक्सपर्ट जंगल की गहराई की ओर चल ही रहे थे कि अचानक उन सभी को कुछ महसूस होता है और उन सभी को एक भयानक डर लगने लगता है। उन्हें एक ऐसी प्रेजेंस महसूस होती है जिसे आज तक उन्होंने अपनी पूरी लाइफ महसूस नहीं की थी। यह वास्तव में ग्रैंड मास्टर सक्सेना द्वारा रिलीज किया गया थोड़ा सा और था। असल में ग्रैंड मास्टर देखना चाहते थे कि इन लोगों में कितनी हिम्मत है। क्या इसके बाद भी यह लोग आगे बढ़ाने का साहस जुटा पाते हैं? वहीं जैसे ही विपिन ने इस ऑरा को महसूस किया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। यदि विपिन की बात की जाए तो वह खतरे के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील था। वह पूरी तरह से समझ चुका था कि जो डेंजरस फीलिंग उसे पहले महसूस हुई थी, वह इसी खतरे को इंडिकेट कर रही थी। अपने इसी सिक्स्थ सेंस की वजह से विपिन कई बार मरते मरते बचा था। विपिन की अंतरात्मा उससे कह रही थी कि उसे तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। शिवम का ग्रुप भी इस समय काफी डरा हुआ था। वह लोग भी कोई बेवकूफ नहीं थे जो आने वाले खतरे को ना देख सके। भले ही वह लोग विपिन की तरह संवेदनशील नहीं थे, पर इतना तो एरोगेंट अमित को भी समझ में आ रहा था कि वह सभी मिलकर भी इस व्यक्ति के एक भी स्ट्राइक का सामना नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति केवल अपने ऑरा से ही उन सब की ये हालत कर सकता है, वह व्यक्ति कोई सामान्य मार्शल आर्टिस्ट हो ही नहीं सकता है। चारों लोग वहीं खड़े होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और तुरंत पीछे मुड़कर अपनी पूरी ताकत से दौड़ने लगते हैं। वह सभी समझ चुके थे कि जिस भी मार्शल आर्टिस्ट ने उन्हें अपनी प्रेजेंस महसूस करवाई थी, उसने जानबूझकर ऐसा किया था। वह उन्हें मारना नहीं चाहता था, बल्कि उसने उन्हें केवल एक चेतावनी दी थी कि उन्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। वहीं जब मास्टर सक्सेना ने देखा कि उनके केवल थोड़ा सा ऑरा रिलीज करने से ही सभी भाग खड़े हुए, तो वह स्मार्ट के साथ हाँ में सिर हिला देते हैं। जब मास्टर सक्सेना ने देखा कि सब कुछ पहले जैसे ही पूरी तरह शांत हो चुका है, तो वह भी बैठ करके मेडिटेशन करने लगते हैं। अगली सुबह जब अमन की आंख खुलती है, तो वह देखता है कि उसके बॉडी में किसी तरह का कोई भी दर्द नहीं है और उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। लिटिल अमन, क्या तुम उठ गए? मास्टर सक्सेना ने प्यार से पूछा। अगर इस समय बाहरी दुनिया का कोई व्यक्ति मास्टर सक्सेना यानी किलर गॉड के चेहरे पर ऐसी मुस्कान देखता, तो उसे विश्वास ही नहीं होता कि यह वही शख्स है जिसने एक पूरे गोस्ट सेक्ट को अकेले ही खत्म कर दिया था।
मास्टर सक्सेना का जवाब देते हुए अमन मुस्कुराते हुए हाँ मैं गर्दन हिला देता है। तभी मास्टर सक्सेना अमन को अपने पास बुलाते हैं और उसके माथे पर एक उंगली रख देते हैं। तभी अमन को एक झटका सा लगता है और उसे जानकारियों का एक ढेर अपने दिमाग में महसूस होता है, जिसमें से उसे ठीक से कुछ भी समझ में नहीं आता। मास्टर अमन को समझाते हुए कहते हैं यह एक मार्शल तकनीक है, धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ समझ में आने लगेगा और आज से तुम्हारी मार्शल ट्रेनिंग भी शुरू होगी। सबसे पहले मैं तुम्हें मेंटल स्टेट स्थिर करना सिखाऊंगा, इसके बाद तुम्हें बॉडी एक्सरसाइज करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। मास्टर की बात सुनकर अमन भी ट्रेनिंग करने लगता है। सारा दिन ट्रेनिंग करने के बाद अमन शाम को मास्टर द्वारा रोस्ट किए गए मीट को खाकर सो जाता है। अगली सुबह जब अमन की आंख खुलती है तो वह आसपास के एरिया को देखकर बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाता है। अमन देखता है कि इस समय वह जंगल में नहीं है बल्कि एक पहाड़ की चोटी पर है। दूर दूर तक केवल सफेद स्नो बर्फ ही नजर आ रही है। अभी अमन इधर उधर देखकर कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसे थोड़ी दूर पर एक कुटिया दिखाई देती है और झोपड़ी जैसे घर को देखकर अमन उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जब अमन उस कुटिया के समीप पहुंचता है तो वह पाता है कि उस कुटिया का दरवाजा खुला हुआ है। अभी तक अमन ने यह नोटिस ही नहीं किया था कि उसे इतनी ठंडी जगह पर बिल्कुल भी ठंड का एहसास नहीं हो रहा है। दरअसल इसका कारण यह है कि मास्टर सक्सेना ने इस पर्वत को, जिसका नाम यम पर्वत है, एक फॉर्मेशन द्वारा बंद कर रखा है। कोई भी बाहरी व्यक्ति मास्टर की परमिशन के बिना इस पर्वत में प्रवेश नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि तापमान को भी सामान्य रखने में यह फॉर्मेशन काफी मदद करती है। अमन जैसे ही कुटिया के अंदर पहुंचता है उसे सामने जमीन पर एक बूढ़ा व्यक्ति जो ध्यान की अवस्था में बैठा हुआ था दिखाई देता है। यह बूढ़ा व्यक्ति और कोई नहीं मास्टर सक्सेना ही थे। अमन की प्रेजेंस महसूस करते ही मास्टर सक्सेना अपनी आंखें खोल लेते हैं और उससे मुस्कुराते हुए पूछते हैं यह जगह कैसी लगी लिटिल अमन। मास्टर का सवाल सुनकर अमन स्माइल तो कर देता है पर मास्टर सक्सेना तुरंत समझ जाते हैं कि यह जेन्युइन स्माइल नहीं है। अमन को उदास देखकर मास्टर सक्सेना अमन से पूछते हैं क्या बात है लिटिल अमन। मास्टर का जवाब देते हुए अमन उदासी भरे स्वर में कहता है मास्टर मुझे माँ की याद आ रही है, मुझे उनके पास जाना है। अमन का जवाब सुनकर मास्टर एक गहरी सांस लेते हैं और गंभीर स्वर में कहते हैं लिटिल अमन, जिन लोगों ने तुम पर हमला किया था उन्हीं लोगों ने तुम्हारी माँ पर भी हमला किया है। तुम्हारी माँ इस समय कहाँ है किसी को नहीं पता। अगर तुम उन्हें ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। वास्तव में यदि मास्टर सक्सेना पूरी क्षमता का प्रयोग करते तो वह मधु को आसानी से ढूंढ सकते थे। पिछली रात जब वह अमन को यम पर्वत पर लाए थे तो उन्होंने अमन और मधु के बारे में लगभग सब कुछ पता कर लिया था। असल बात तो यह थी कि मास्टर स्वयं को एक्सपोज नहीं करना चाहते थे और उन्हें जहां तक पता था उसके हिसाब से मधु जहां पर भी है पूरी तरह से सुरक्षित है। मास्टर की पूरी बात तो अमन को समझ में नहीं आई, लेकिन उसे दो बात पूरी तरह से समझ में आ गई थी। पहली, उसकी मां खतरे में है और दूसरी, उसे स्ट्रांग बनना है। इस समय मास्टर सक्सेना को अमन की आंखों में एक पैशन नजर आ रहा था। अमन की आंखों में स्ट्रांग बनने का पैशन देखकर मास्टर सक्सेना दिल ही दिल काफी खुश हो जाते हैं, पर अपनी खुशी चेहरे पर नहीं आने देते। वहीं अमन अपने मन ही मन में तय कर लेता है कि उसे इतना स्ट्रांग बना है कि वह जो चाहे वह कर सके। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के एक आलीशान घर में चार लोग अपना सिर झुकाए किसी के सामने खड़े थे। यह चार लोग और कोई नहीं बल्कि विकास मनचंदानी और डार्क फॉरेस्ट में गए शिवम, अमित और अरुण थे। विपिन इन सभी में शामिल नहीं था। दरअसल जैसे ही चारों एक्सपर्ट डार्क फॉरेस्ट से बाहर निकले थे तो विपिन को छोड़कर तीनों तुरंत ही सब कुछ रिपोर्ट करने के लिए विकास मनचंदानी के पास चले जाते हैं। और जंगल की अजीब घटना सुनकर यहाँ तक कि बुद्धिमान मनचंदानी भी घटना का ठीक तरह से मूल्यांकन नहीं कर पाता है। दूसरी ओर उसे इतना प्रयास करने के बाद भी अमन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। यह सोच सोचकर फ्रस्ट्रेशन में मनचंदानी समझ ही नहीं पा रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी मनचंदानी का फोन जो डेस्क पर रखा हुआ था रिंग करने लगता है। फोन उठाकर मनचंदानी जैसे ही अपने कान के पास लगाता है, दूसरी तरफ से एक आवाज आती है और कुछ शब्द बोल करके उधर से फोन काट दिया जाता है। कमरे में बैठा सौरभ रायजादा इस समय अपनी दो उंगलियों से अपने माथे को घिस रहा था और पूरी बात को पचाने की कोशिश कर रहा था। तभी सौरभ रायजादा अपना सर उठाता है और उन सभी को उनकी सोच के उल्टे दंड देने के बजाय उन्हें वहां से जाने के लिए बोल देता है। सौरभ रायजादा के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर पहले तो वे लोग काफी ज्यादा आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन फिर काफी खुश हो जाते हैं और एक चैन की सांस लेकर चुपचाप वहां से चले जाते हैं। वहीं सौरभ रायजादा मन ही मन कुछ सोचने लगता है। जिस तरह से मनचंदानी ने मुझे सिचुएशन बताई है उससे तो एक ही बात समझ में आती है कि वह औरत जिसने भी रिलीज किया था वह कम से कम मार्शल आर्ट मास्टर के मिड लेवल पर तो जरूर होगा। और दूसरी तरफ डार्क फॉरेस्ट एक प्रोहिबिटेड जगह है, इसलिए वहां किसी मार्शल मास्टर को भेजना भी ठीक नहीं है।
भले ही रायजादा फैमिली काफी भी ताकतवर हो, पर एक मार्शल मास्टर को खोना तो वह भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ओल्ड मॉन्स्टर्स जो हमेशा अपने ध्यान या कहीं पर लाइफ के एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं, आमतौर पर फैमिली के किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इसीलिए इस हिसाब से देखा जाए तो नॉर्सियन फैमिली में भी मार्शल मास्टर को काफी रिस्पेक्ट दी जाती है। कुछ देर तक इसी तरह अपने ख्यालों में रहने के बाद सौरभ अपना फोन उठाकर किसी को फोन पर कुछ निर्देश देता है और अपने काम में बिजी हो जाता है। वह ज्यादा इस मामले में अपनी टांग नहीं अड़ाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ यम पर्वत पर अमन को ट्रेनिंग करते हुए 3 साल पूरे हो गए थे। मास्टर सक्सेना अक्सर मिशन के कारण देश से बाहर ही रहते थे। 9 साल का अमन अब पहले से काफी समझदार हो गया था। जो मार्शल तकनीक पहले उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी, अब उसे पूरी तरह से समझ में आने लगी थी। पिछले 3 सालों में अमन ने काफी अच्छी प्रोग्रेस की थी। सोसाइटी में जिन फाइटर लेवल के लोगों को रिस्पेक्ट और डर के साथ देखा जाता है, अब अमन उनके साथ भी हैंड टू हैंड फाइट करने में सक्षम हो चुका था। यहाँ तक कि अमन की मार्शल प्रोग्रेस देखकर मास्टर सक्सेना भी काफी आश्चर्यचकित हो गए थे, पर वे उसकी तारीफ करके उसके मोटिवेशन को कम नहीं करना चाहते थे। अब अमन स्वयं से ही यम पर्वत से निकल कर के आसपास के एरिया में शिकार करने लग गया था। एक बार तो अमन को वुल्फ के एक झुंड ने घेर लिया था, जिसकी वजह से वह काफी मुश्किल से यम पर्वत पर वापस आ पाया था। अरे के होने की वजह से अमन तो यम पर्वत पर आ गया था, परंतु वे वुल्फ जो उसका पीछा कर रहे थे अंदर नहीं आ पाए। धीरे धीरे अमन ट्रेनिंग करते हुए काफी स्ट्रांग हो रहा था। 10 साल से पहले ही अमन फाइटर लेवल के पीक पर पहुंच चुका था। वास्तव में 10 वर्ष की उम्र से पहले फाइटर लेवल के पीक पर पहुंचना तो असियंट फैमिली में भी सुनने को नहीं मिलता है। जब मास्टर सक्सेना को यह पता चलता है कि अमन फाइटर लेवल के पीक पर पहुंच चुका है, तो वह उसे अपने पास बुलाते हैं और अमन को ध्यान से देखते हुए मन ही मन सोचते हैं, अमन सच में एक मार्शल आर्ट जीनियस है। 10 वर्ष से पहले फाइटर लेवल के पीक पर होने का सीधा सा मतलब है कि अमन के मार्शल एंसेस्टर बनने के चांस 70% से भी अधिक है। अगर उन ओल्ड मॉन्स्टर को पता चले कि मैंने अमन जैसा एक स्टूडेंट बनाया है, तो वे जेलसी से ही मर जाएंगे। अमन को अपने पास खड़ा देखकर मास्टर सक्सेना अपने ख्यालों से बाहर आते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, लिटिल अमन, मैं तुम्हें अपने पोते के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपने दादा के रूप में स्वीकार करोगे? वास्तव में मास्टर सक्सेना का अमन को अपने पोते के रूप में एक्सेप्ट करने का कोई खास मकसद नहीं था। वह बस न जाने क्यों अमन के प्रति एक गहरा लगाव महसूस करने लगे थे। अपने पूरे जीवन में लगभग हमेशा अकेले रहने के कारण उन्हें यह भावना कभी महसूस ही नहीं हुई। इससे पहले यदि मास्टर सक्सेना के दोनों शिष्यों की बात की जाए तो वह केवल 3 वर्षों के लिए ही उनके पास रहे थे, और वह जब आए थे तो उनकी उम्र भी 17-18 वर्ष के करीब थी। मास्टर सक्सेना का सवाल सुनते ही अमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह दौड़कर मास्टर सक्सेना के पास जाता है और उनके पैरों से लिपट जाता है और प्यार से कहता है, दादाजी। दरअसल अगर अमन की बात की जाए तो वह हमेशा ही अपनी मां के साथ रहा था और उसके जीवन में उसका कोई भी खास संबंधी व्यक्ति नहीं था। उसे नहीं पता था कि उसके पिता कौन है और ना ही उसे अपने किसी सगे संबंधी के बारे में कोई जानकारी थी। जब मास्टर सक्सेना ने उससे ऐसा सवाल किया तो वह काफी खुश और भावुक हो गया था। अमन के मुंह से न जाने क्यों दादाजी सुनकर मास्टर सक्सेना को अपने हृदय में अपार प्रेम महसूस होता है, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी खुशी मना पाते तभी मास्टर सक्सेना को कुछ महसूस होता है और वह इतने शॉक्ड हो जाते हैं कि उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यहाँ तक कि इस समय मास्टर सक्सेना का पूरा शरीर कांप रहा था। अमन जैसे ही मास्टर सक्सेना को हक करता है तभी मास्टर सक्सेना को अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस होता है। उनकी एनर्जी में क्वालिटेटिव चेंज होने लगता है, उनके अपीयरेंस में भी काफी बदलाव आ जाता है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी उम्र से अधिक जवान हो गए हो। उनकी लाइफ फोर्स भी पहले से 10 गुना अधिक मजबूत हो गई थी। उनका ऑरा जो पहले केवल ओवरबेयरिंग था, अब उसमें डिविनिटी की भी छाप नजर आ रही थी। दरअसल मास्टर सक्सेना ने अपने जीवन में गहरे भावों को महसूस नहीं किया था। यही चीज धीरे धीरे उन्हें एक जंजीर में जकड़ रही थी। यही कारण था कि वे पिछले 20 सालों से ग्रैंड मास्टर लेवल के पीक पर ही अटके हुए थे, पर आगे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे। मार्शल आर्ट की दुनिया में काफी लोग तो ऐसे भी थे जो 100-150 वर्षों तक ग्रैंड मास्टर लेवल के पीक पर ही अटके रह गए थे और प्रोग्रेस करने से पहले ही उनकी लाइफ स्पैन समाप्त हो गई थी। मास्टर सक्सेना को भी नहीं लगा था कि वह ग्रैंड मास्टर लेवल के पीक पर पहुंचने के केवल 20 साल बाद ही ब्रेक थ्रू करके हाफ स्टेप मार्शल एंसेस्टर लेवल में कदम रख पाएंगे। मास्टर सक्सेना ने तो अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि अमन को केवल अपना स्टूडेंट बनाने पर ही उन्हें इतना अधिक लाभ मिल जाएगा। इस समय मास्टर सक्सेना का स्पिरिचुअल ऑरा लगभग 10 किलोमीटर के एरिया तक में फैल चुका था, जो निरंतर आगे बढ़ रहा था। तभी उनका स्पिरिचुअल ऑरा फैलते हुए 30 किलोमीटर तक के एरिया तक पहुंच गया, तब जाकर कहीं रुका।
अमन के हक को महसूस करने के बाद मास्टर सक्सेना धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं और उसे एक गहरे भाव से देखते हैं। इस समय उनकी आंखों में सचमुच में एक गहरा प्रेम नजर आ रहा था। अमन को देखते हुए मास्टर सक्सेना उसके सर को सहलाते हैं और उसे कुछ निर्देश देकर के अपने लेवल को स्थिर करने के लिए ध्यान में चले जाते हैं। हाफ स्टेप मार्शल एंसेस्टर के लेवल पर पहुंचने के बाद उनकी समझ हेवन एंड अर्थ के बारे में और भी अधिक गहरी हो गई थी। उनकी लाइफ स्पन भी 300 वर्षों से बढ़कर 500 वर्ष हो गई थी। दूसरी तरफ अमन भी खुशी खुशी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग में जुट जाता है। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के ही एक अंडरग्राउंड एरिया में एक महिला भावहीन चेहरे के साथ कुर्सी पर बैठी हुई किसी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। तभी वहां पर दो लोग जिन्होंने चेहरे पर मास्क लगा रखा है आते हैं और उसे ग्रीट करते हैं। उनके आते वो महिला उनसे पूछती है, कुछ पता चला? जवाब देते हुए दोनों व्यक्ति सर झुका लेते हैं। तभी उनमें से एक व्यक्ति जिसका नाम मोंटी है कहता है, मैम आप चिंता मत कीजिए, यंग मास्टर जल्दी ही मिल जाएंगे। मोंटी की बात सुनकर कुर्सी पर बैठी महिला अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं दूसरा व्यक्ति थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, मैम आपको एक जरूरी खबर देनी है। तभी मधु उसकी तरफ देखकर उसे बोलने का इशारा करती है। तभी वो व्यक्ति कहता है, मैम मिस्टर हर्षवर्धन के लोगों को पता चल गया है कि आप और यंग मास्टर हिमाचल प्रदेश में हो, जिसकी वजह से उन्होंने आपको और यंग मास्टर को ढूंढने के लिए 2 टीम भी भेजी है। हमारी जांच के अनुसार हमें पता चला है कि 3 साल पहले यंग मास्टर को किडनैप करने में हर्षवर्धन जी का हाथ नहीं है, लेकिन इसमें रायजादा परिवार शामिल है। रायजादा परिवार का नाम सुनते ही महिला के हाथों की मुट्ठियां बंध जाती है और वह अपने ख्यालों में खो जाती है। फ्लैशबैक 2 साल पहले। लगभग 1 साल तक कोमा में रहने के बाद मधु धीरे धीरे होश में आने लगती है। उसकी बॉडी की चोट तो पहले ही ठीक हो चुकी थी। जैसे ही मधु को पूरी तरह से होश आता है तो अपने आसपास के एरिया को देखने लगती है और कंफ्यूज हो जाती है। थोड़ी देर तक इधर उधर देखने के बाद उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है। सबसे पहले उसके दिमाग में अमन का ही ख्याल आता है। दिमाग पर ज्यादा जोर देने की वजह से वह फिर से बेहोश हो जाती है। 4 घंटे बाद जब उसे दोबारा होश आता है तो मधु देखती है कि उसके आसपास 4-5 डॉक्टर और एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है। यह बूढ़ा व्यक्ति और कोई नहीं, हॉस्पिटल का डायरेक्टर था, जिसे ईथन ने मिस मधु का स्पेशल ख्याल रखने के लिए बोला था। हेलो मिस। डायरेक्टर पोलाइटली मधु से बात करता है और अपना फोन मिस मधु की ओर बढ़ा देता है। मधु पहले तो फोन देखकर कंफ्यूज हो जाती है और उसे कुछ समझ में नहीं आता। अभी मधु फोन डायरेक्टर को वापस करने ही वाली थी कि अचानक फोन के दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। मधु, मैं अहाना बोल रही हूँ, अभी कुछ भी समझने का वक्त नहीं है। यह लोग कल तुम्हें हिमाचल के लिए भेज देंगे, मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर मिलूंगी, सारी बातें बाद में होगी और हाँ अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर अहाना फोन काट देती है। फ्लैशबैक एंड। अमन को ट्रेनिंग करते हुए 1 साल और बीत जाता है। अमन अब 10 वर्ष का हो चुका है। मास्टर सक्सेना का भी हाफ स्टेप एंसेस्टर लेवल पूरी तरह से स्थिर हो चुका है। तभी मास्टर सक्सेना अमन को अपने पास बुलाते हैं और उसे एक बॉक्स देते हैं और समझाते हुए कहते हैं, अगर मैं 3 वर्ष में वापस नहीं आता हूं और तुम मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बन जाते हो तो तुम इस बॉक्स को खोल सकते हो। वैसे तो अमन पूछना चाहता था कि वे कहाँ जा रहे हैं या इस बॉक्स में क्या है, परंतु वह कुछ नहीं पूछता और हाँ मैं गर्दन हिला देता है। मास्टर सक्सेना को यम पर्वत से गए पूरा 1 साल हो गया था। अमन ब्रेक थ्रू करके मार्शल आर्ट एक्सपर्ट के अर्ली स्टेज पर पहुंच गया था। अगर इस समय मार्शल वर्ल्ड में अमन की उपलब्धि के बारे में बात फैल जाती तो यहाँ तक कि ताकतवर हेवन अलायंस और ड्रैगन अलायंस भी उसे अपने पक्ष में करने के लिए एड़ी चोटी का बल लगा देते। 11 वर्ष का मार्शल आर्ट एक्सपर्ट सुनने में ही अजीब लगता है। अमन ने जिस उम्र में यह लेवल हासिल कर लिया है इसके बारे में तो लोग सपना भी नहीं देख सकते हैं। मास्टर सक्सेना को भी नहीं पता था कि अमन इतनी सी उम्र में ही मार्शल आर्ट की दुनिया में कदम रख देगा। फाइटर लेवल के लोग तो इस लेवल पर पहुंचने को ही अपना ड्रीम मानते हैं। अगर इस समय उन लोगों को पता चलता कि वे लोग जहां पहुंचने का सिर्फ सपना देखते हैं वहां एक 11 साल का बच्चा पहुंच चुका है तो पहले तो वे लोग विश्वास ही नहीं करते, और अगर उन्हें किसी तरह से विश्वास दिला भी दिया जाता तो वे लोग जलन के मारे ही मर जाते। चूंकि अमन अब मार्शल आर्ट एक्सपर्ट के लेवल पर पहुंच चुका था जिसकी वजह से उसकी बॉडी भी एक क्वालिटेटिव चेंज से गुजर रही थी। अमन के सेंसेस काफी शार्प हो गए थे। उसकी आई साइट और सुनने की क्षमता में भी काफी बदलाव आ गया था। उसका मेंटल लेवल भी काफी मजबूत हो गया था। अमन को याद था कि 1 साल पहले जब मास्टर सक्सेना यम पर्वत से जा रहे थे तो उन्होंने जाते वक्त उसे एक बॉक्स दिया था और उससे कहा था कि यदि वह 3 वर्ष से पहले मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बन जाता है तो वह इस बॉक्स को खोल सकता है। जैसे ही अमन झोपड़ी में जाकर उस वुडन बॉक्स को खोलना है तो उसे एक लेटर मिलता है। लिटिल अमन, मुझे पता था कि तुम यह कर लोगे, खैर मैं फालतू की बात करके तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करूंगा।
इस लकड़ी के बॉक्स में ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है। इसमें पहली बुक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट के बारे में मेरे कुछ अनुभव हैं जो तुम्हें इस रेल्म को समझने में मदद करेंगे। दूसरी बुक इंडियन एंशिएंट मेडिकल बुक है जिसमें संसार की सभी तरह की जड़ी बूटियों और लगभग सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज है। अमन को नहीं पता था कि यह मेडिकल बुक कितनी अमूल्य है। अकेले इस किताब की वजह से मार्शल आर्ट की दुनिया में सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। यहाँ तक कि स्वयं ग्रैंड मास्टर सक्सेना को इस बुक की वजह से एक ग्रैंड मास्टर लेवल के मार्शल आर्टिस्ट से फाइट करना पड़ा था, और फिर भी उन्होंने कितनी आसानी से कह दिया कि इस लकड़ी के बॉक्स में कुछ भी खास नहीं है। इसके अलावा और बाकी सारी किताबें भारतीय दर्शन, धर्म, वेद, पुराण, महाकाव्य, इतिहास, भूगोल आदि से संबंधित हैं। लेटर पढ़ने के बाद अमन की आंखों में एक चमक आ जाती है। यम पर्वत पर आने के बाद उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ तो काफी अधिक बढ़ गई थी, परंतु उसकी नॉलेज का लेवल धीरे धीरे उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ की तुलना में कम होता जा रहा था। यही कारण था कि मास्टर सक्सेना ने उसे इतनी अधिक विविधता से युक्त किताबें दी थी ताकि उसका मेंटल लेवल और फिजिकल लेवल का बैलेंस हमेशा बना रहे। सभी किताबों को गौर से देखने के बाद अमन उन्हें धीरे धीरे करके पढ़ना आरंभ कर देता है। दूसरी ओर उसकी मार्शल ट्रेनिंग भी जारी रहती है। ट्रेनिंग करते हुए अमन को 1 वर्ष और बीत गया था। इस समय वह 12 वर्ष का हो गया था, परंतु अभी भी वह मार्शल आर्ट एक्सपर्ट के अर्ली स्टेज पर ही था, जिसकी वजह से वह काफी फ्रस्ट्रेट हो गया था। अमन को लग रहा था कि उसकी मार्शल ट्रेनिंग काफी स्लो है, जिसकी वजह से उसे अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था। अमन को नहीं पता था कि जिस स्पीड को वह स्लो बता रहा है, अगर इसके बारे में न्यूज़ फैल जाए तो सभी मार्शल आर्टिस्ट गुस्से में उसे घूर घूर कर ही मार डालेंगे। आम लोगों की तो बात ही छोड़ दी जाए, यहाँ तक कि एंशिएंट फैमिली के जीनियस भी माइनर ब्रेकथ्रू में कम से कम 5-6 वर्ष का समय लगते हैं। लेकिन अमन को क्या पता कि जिसे वह स्लो मान रहा है, इसे लोग मॉन्स्ट्रस स्पीड कहते हैं। अमन को यम पर्वत पर आए पूरे 8 वर्ष हो गए थे। पिछले 2 वर्षों में अमन ने धर्म, इतिहास और भूगोल जैसे कई विषयों की किताबें पढ़ी थी और काफी कड़ी ट्रेनिंग और मास्टर सक्सेना के अनुभव की बुक की वजह से वह मार्शल आर्ट एक्सपर्ट के मिड स्टेज पर पहुंच गया था। अमन अपने ट्रेनिंग में इतना व्यस्त हो गया था कि वह पिछले 6 महीने से यम पर्वत पर वापस ही नहीं गया था। वह आसपास के घने जंगलों में जाकर के खतरनाक बीस्ट्स के साथ अपनी लिमिट तक फाइट करता, उसके बाद किसी खाली स्थान पर बैठकर अपना बनाया हुआ बारबेक्यू एंजॉय करता और मेडिटेशन करता। अमन ने पिछले वर्ष ही डिस्कवर किया था कि एक ही जगह एक्सरसाइज और मेडिटेशन करने की तुलना में वह जंगली जानवरों के साथ फाइट करके ज्यादा तेजी से प्रोग्रेस करता है। 6 महीने की कठिन ट्रेनिंग करके अपने लक्ष्य को पूरा करने के बाद अमन यम पर्वत की ओर वापस चल देता है। वहीं से थोड़ी दूर पर एक 15-16 साल की खूबसूरत और मासूम सी लड़की को 4-5 हटे कट्टे आदमियों ने घेर रखा था। हे लड़की, जल्दी से अपना यह बैग मुझे दे दे, एक गुंडे ने चाकू दिखाते हुए उस लड़की को घूरते हुए कहा। चाकू देखकर वह लड़की सच में डर गई थी, पर लड़की ने न डरने का दिखावा करते हुए कहा, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। वे गुंडे पहले तो उसे लड़की का केवल बाग ही लेना चाहते थे, पर उसका एटीट्यूड देखकर उन्हें भी गुस्सा आ गया। तभी दूसरा बोला, भाई यह लड़की भले ही कम उम्र की है, पर देखने में यह भी कुछ कम नहीं है, क्यों ना इसे उठाकर अपने अड्डे पर ले चले, बाद में जो होगा देखा जाएगा। उनका लीडर, जिसे लोग भाई कहते थे, वह भी मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिला देता है। उन सब की बात सुनकर इस बार वह लड़की सच में बहुत ज्यादा डर जाती है और उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वे लोग उसे डरा हुआ देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। वे लोग अभी अपनी खुशी मना ही रहे थे, क्या अचानक उन्हें एक व्यंग भरी आवाज सुनाई देती है। यहाँ पर कुत्ते कुछ ज्यादा ही भौंक रहे हैं। उसकी आवाज सुनकर सभी लोगों की नजर उसकी तरफ हो जाती है। वह लड़की तो हैरानी में अमन को देखती ही रह जाती है। वहीं वो गुंडे अमन के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उसकी बातें सुनकर के तो वे लोग आग बबूला हो जाते हैं। वहीं से थोड़ी दूर पर 2 बूढ़े काफी तेजी से उन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे, जिनका चेहरा देखकर पता चल रहा था कि वह दोनों काफी परेशान लग रहे थे। अब आगे क्या होगा?